बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। हम पढ़ रहे थे IAS 41 और IAS 41 में हमने छोटी छोटी सी बातें की थी कि ये वाला स्टैंडर्ड हमारा एप्लीकेबल है ऑन बायोलॉजिकल एसेट्स। और बायोलॉजिकल एसेट्स पे दो चीज़ें थी, लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट्स। दो किस्म के, लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट्स। और एक और बात हमने की थी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होने चाहिए हैं। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए नंबर एक मैनेजमेंट और नंबर दो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो तब हमारा ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सारा क्रक्स हो गया हमारा ये स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन के लिए। अब ये शीप है, शीप बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने रखा है, बच्चे लेकर आप इसको पाल रहे हैं फ्यूचर के अंदर बेचने के लिए, या आप इसको पाल रहे हैं कि ये बड़ा हो और इससे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल कर सकें लाइक मिल्क, तो भी ये इसी के अंदर आ जाएगा। आप इसकी ग्रोथ चाहते हैं और फिर बेचना है, या उससे कोई और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करना है, ये वाली कहानियां हमारी स्टैंडर्ड की आ जाएंगी। फसलें हैं, जब तक ये फसल ज़मीन के अंदर मौजूद है तब तक ये हमारे स्टैंडर्ड का हिस्सा है। जूं ही ये फसल कट जाएगी, हार्वेस्ट हो जाएगी, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे हम इसे इन्वेंट्री में भेज देंगे। रिकॉर्डिंग जो इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट की होगी वो हमारी इस स्टैंडर्ड के तहत ही कॉस्टिंग होगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर। ठीक, सारी कहानी रिवाइज हो गई। बियर प्लांट्स हमारे पास जो हैं, नहीं आ रही आवाज? अब सही है, अब चेक करो। नहीं सही तो बुलाओ ना फिर। हम पढ़ रहे थे IAS 41 और उसके अंदर हमने देखा था कि हमारा स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल एसेट पर लगता है और लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट्स इसके अंदर शामिल होंगे। और दूसरी मेन चीज इसके अंदर थी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में दो चीजें थी, एक नंबर वन मैनेजमेंट और नंबर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मींस हम मैनेजमेंट कर रहे हों, हम इसका एक पूरा फार्म बनाएं, उसके अंदर हम छोटे छोटे से बच्चे रखें, उनको बड़ा करें, या हमने फार्म बनाया हो गाय भैंसों का, उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल कर रहे हो, दूध हासिल कर रहे हो, दूध से आगे बेशक अगला प्रोसेस हो वो कुछ और होगा, लेकिन IAS 41 उनकी दूध हासिल करने तक अप्लाई होता रहेगा। ठीक है जी। तो अब गाय भैंसों के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगना है? IAS 41 लगना है। उनकी भी लाइफ ज्यादा है लेकिन लगना IAS 41 है। और ऑन अदर हैंड बियरर प्लांट्स के ऊपर IAS 16 लग जाएगा। और हमने IAS 16 के तहत इसको रखा है, तो हमने लिविंग एनिमल्स को भी IAS 16 में लेकर जाने की कोशिश नहीं करनी, वो इधर ही IAS 41 में रहेगा। गॉट? इसके ऊपर लगे हुए फ्रूट्स और इधर खड़ी फसलें जब तक हार्वेस्ट नहीं होती तब तक IAS 41, और जो ही हार्वेस्ट होगा तब IAS 2 के अंदर चला जाएगा। ये हमारी हो गई रिवीजन। जर्नल एंट्रीज हमने 2 दिन लगाकर पहले दिन भी देखी थी, दूसरे दिन भी देखी थी, फिर दूसरे दिन हमने
एक छोटा सा काम किया था। वो क्या किया था? हमने रिकॉन्सिलेशन देखी थी, और रिकॉन्सिलेशन में आपको एक गाइडेंस दी थी IS 16 के जरिए कि रिकॉन्सिलेशन इज नथिंग, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट फॉर्म वैल्यूज ऑफ द टी अकाउंट, और कुछ भी नहीं है। मीन्स हमें अगर जर्नल एंट्री आती है तो हम टी अकाउंट बना सकते हैं, और अगर हमें टी अकाउंट बनाना आता है तो हम उसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, और वही हमारा डिस्क्लोजर है, वही हमारी रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन में हमने एक बात सीखी थी, इधर नहीं सीखी थी, शायद दूसरी फाइल में सीखी थी, कि इसके अंदर ये हमने टी अकाउंट बनाया था उससे पिछले क्वेश्चन का, और एक बात कही थी कि प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज एनकरेज किया जाता है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड जस्ट फेयर वैल्यू चेंज, अप और डाउन है कि आपने मेंशन करना है रिकंसिलिएशन में। इट इज एनकरेज्ड कि आप इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें। अगर इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी दो हिस्सों में तकसीम करने की तो हम कर देंगे, अगर नहीं मिलेगी तो हम नहीं कर रहे होंगे। PDF मिल गए थे ना कल? ठीक है। अब हमारे पास कहानी आ जाती है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट की थी, कहानी कि ये वाला स्टैंडर्ड दो तीन चीज़ों पर अप्लाई होता है। नंबर 1 बायोलॉजिकल एसेट, नंबर 2 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और नंबर 3 गवर्नमेंट ग्रांट्स। जो मेन डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये इसके ऊपर कवरेज में ये आता है। और नहीं अप्लाई होता हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि IS 2 में चला जाता है। लैंड जिसके ऊपर फसलें खड़ी हुई हैं वो IS 16 में है। बियर प्लांट्स IS 16 में है, लेकिन इसके ऊपर लगे हुए जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस है, वो टिल दैट डेट हार्वेस्टेड, तब तक। तो अब क्या चीज नहीं पड़ी हुई हमने इन सारी चीजों में से? ग्रांट नहीं देखी हुई, ऐसे ही है ना? तो ग्रांट की तरफ भागते हैं, देखते हैं कि ग्रांट किधर लिखी हुई है, और चैप्टर आज इंशाल्लाह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलें बाकी चीजें भी देखते जाते हैं। बायोलॉजिकल एसेट की मेजरमेंट किस पर होगी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का हमें पता चल गया हुआ है, बायोलॉजिकल एसेट अटैच टू लैंड। इस फिक्रे को पढ़ ले बस। ये छोटी छोटी सी बातें MCQs में किरदार अदा करेंगी, और ये वाला स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। 7-8 मार्क्स तक का मैक्सिमम आ सकता है, मैक्सिमम 8 मार्क्स, इससे ज़्यादा मार्क्स इसमें से नहीं आएंगे। इस लाइन का कोई मतलब समझा सके इस फिक्रे का? पढ़ तो लिया ही होगा। क्या मतलब है जी इसका, इतने से का? मार्केट में तो इकट्ठे ही बेच देंगे ना, ऑब्वियसली अगर लैंड बेचेंगे तो सारा बिक जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जी अब हमें अगर वैल्यूएशन करनी है किसी भी चीज़ की, अब फसल लगी हुई है फर्ज करते हैं,
तो हो सकता है कि इनकी कोई अलहदा से मार्केट अवेलेबल ना हो, ठीक, लेकिन इसको कंबाइन करके कोई वैल्यूएशन मिल रही हो। अब अगर मुझे फसल की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, फसल की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे हासिल होगी? इकट्ठी मौजूद होगी। फर्ज करते हैं फसल लगी हुई है और लैंड है, इसकी फेयर वैल्यू उन्होंने दे दी हमें 50 मिलियन की, ठीक, तो कम से कम हमें आराम से मार्केट वैल्यू लैंड की तो मिल सकती है। लैंड के साथ कोई वहां पे जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं, कोई ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उनकी भी वैल्यूएशन भी मिल जाएगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी फसल और उसके साथ या जंगल बना हुआ है, दरख्त हैं, उनकी इकट्ठी वैल्यूएशन हमें हमारे पास आ गई। तो अगर हमें फसल की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें, इसमें से लैंड की फेयर वैल्यू क्या कर दें, माइनस कर देंगे, तो हमें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, वो फसल वगैरह की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक। तो डायरेक्टली हो सकता है कभी हमें ना मिल रही हो, तो फिर उसका दूसरा हल इनडायरेक्ट है। क्लियर कहानी? इससे रिलेटेड आप एक छोटी सी एग्जांपल एक दफा पढ़ लेंगे तो क्या होगा, ये मजीद क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना समझ आ गए तो मैं भी यहां पे भी, आप भी यहां पर, ठीक। क्या एग्जांपल पढ़ के बताऊं? अच्छा जी, कौन सी वाली? अच्छा, फेयर वैल्यू अगर आपके पास ओवरऑल आई है जिसके अंदर लैंड प्लस ट्री या फसल की वैल्यू इकट्ठी है 50 मिलियन की, कितने की, दोबारा से लिख देते हैं, कितने की है जी? इसमें से अगर मैं लैंड की फेयर वैल्यू लेस कर दूंगा तो क्या मेरे पास बाकी की फेयर वैल्यू आ जाएगी जो ट्री या फसल की होगी जी? तो ये कह रहे हैं। अब बात क्लियर हो गई? हमें करना क्या होता है, हमारी वैल्यूएशन फसल की किसके ऊपर चलनी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर। तो हमारे पास फेयर वैल्यू आ जाएगी, बेचने का खर्चा उसमें से लेस करेंगे, हमारे पास उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन आ जाएगी जिसके ऊपर हमें ईयर एंड के ऊपर उसको वैल्यू करना है। कोई एग्रीमेंट हो जाता है पहले से, जैसे फसल का एग्रीमेंट हो गया कि हम ये वाली फसल आपको दे देंगे और इस वैल्यू के ऊपर भी दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट भले हो चुका हुआ है लेकिन ये क्या है, रेलेवेंट नहीं है उसकी फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस आर नॉट नेसेसरी रेलेवेंट इन मेजरिंग फेयर वैल्यू बिकॉज फेयर वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द करंट मार्केट कंडीशन। अब एग्रीमेंट हुआ है हमारा फसल का कि हमारी फसल जो लगी हुई है ये हम आपको बेच देंगे, ठीक, और ये बेच देंगे हम आपको से 800 रुपए पर 40 kg पे, ठीक। ये क्या हुआ है, एग्रीमेंट। अब बारिशें हो गई, फसल वैसी ना हुई जैसी होनी चाहिए थी, मार्केट में शॉर्टेज हो गई, क्या मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी ना, लेकिन एग्रीमेंट पहले से हो चुका हुआ है। तो फेयर वैल्यू हमारी कुछ भी डिफरेंट भी हो सकती है, एग्रीमेंट लाजमी नहीं है। क्लियर होगी बात? हमने तो फेयर वैल्यू लेनी है, हमने तो इधर उधर होना ही नहीं है, हमारा तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहानी है। जो सी भी आज कंडीशन चल रही है, करंटली जो कंडीशन चल रही है उसके मुताबिक हमने एग्रीमेंट को देखना नहीं है। देयर आर चांसेस को एग्रीमेंट और फेयर वैल्यू मैच कर जाएं एंड देयर आर चांसेस को मैच ना करें। इसलिए वर्ड कौन सा यूज किया हुआ है, नॉट नेसेसरीली रेलेवेंट। ठीक हो गया कहानी, समझ लग गई, बात भी क्लियर हो गई? बिल्कुल हो सकती है।
ज़्यादा भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है। अब एग्रीमेंट हो गया, कई लोग एग्रीमेंट को पास करते हैं, कई कहते हैं नहीं मैंने नहीं बात मानी। कई लोग कहते हैं कि हमने इसके ऊपर कर लिया, भले प्राइस अप जाए भले प्राइस कम जाए, हम आपसे जितने में बात किया उतने में ले लेंगे। ठीक, तो वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, जो सी भी हुई है। हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर ही चलना है स्टैंडर्ड। IS 40 याद है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसके अंदर वैल्यू डाउन होती थी, लैंड की वैल्यू भी, बिल्डिंग की वैल्यू भी डाउन भी होती थी और अप भी होती थी। तो हम क्या लेते होते थे? फेयर वैल्यू लेते थे, चाहे कम है चाहे। अब भी हमने फेयर वैल्यू के ऊपर ही चलना है। ये वाला स्टैंडर्ड भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फेयर वैल्यू। चाहे कम हो रही है चाहे ज्यादा हो रही है, गेन हो जाएगा, कम हो रही है तो लॉस हो जाएगा। ये वाली बात जो अभी हमने की है कि इसको एडजस्ट हमने नहीं करना। हाँ, इसकी कहानियां थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। IAS 37 है प्रोविजन से रिलेटेड, ठीक, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक पहले से ही बातचीत हो चुकी हुई है, जैसे इसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर बातचीत हो गई हुई है, और हमें पता चल रहा है कि जी वैल्यू गिर गई, ठीक। अब हमें वो चीज साथ लेनी है, वो चीज लेकर चलना है। मैं एक और मिसाल के लिए ऑनरस की मिसाल देता होता हूं, उसी मिसाल के तहत आपको लेकर चलता हूं। एक बंदा है, उसने एक शॉप किराए पर ले ली और उसने बिजनेस शुरू कर दिया, और एग्रीमेंट ये हुआ कि पूरे साल का किराया देना ही देना है, चाहे हम सारा साल बिजनेस करें या ना करें। अब 4 महीने उसने चलाया, अब उसे लॉसेस होने शुरू हो गए। अब अगर वो ये सोचे कि वो ये बिजनेस छोड़ देता है और कोई और बिजनेस कर लेता है, तो क्या अब ये 4 महीने चलाने के बाद बाकी 8 महीने के पैसे देने हैं, देने ही देने हैं, या कोई गुंजाइश है? अब अगर चाहे वो शॉप कंटिन्यू करे चाहे शॉप कंटिन्यू, ये देने ही देने हैं। अब ये क्या बैठे बिठाए लॉस हो गया? लॉस ही है। ये जो लॉस हो चुका, इसको बोलते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ऑनरस हो गया। मजीद बातें जो हैं इसी स्टैंडर्ड में जब जाएंगे तो करेंगे। अभी सिर्फ इस चीज को हल्का सा समझाने के लिए बताया कि ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्लियर? क्योंकि बाकी बातें सारी की सारी वहां पर जाती हैं। और उसने भी क्या कहा, कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? अगर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कहानी ऐसी हो गई कि ये ऑनरस बन गया, तो भी हमने कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करना है? हमने ये वाला स्टैंडर्ड में रहना ही नहीं है। कौन सी स्टैंडर्ड में पहुंच जाएंगे? उस स्टैंडर्ड में पहुंच जाएंगे। तो बाकी की कहानियां उसी स्टैंडर्ड में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लें, असल कहानी जो हम डिस्कस करने जा रहे थे और दरमियान में कुछ बातें हमने मजीद भी पढ़ ली। ग्रांट, ग्रांट के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? दो किस्म की ग्रांट पढ़ी थी आपने, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट क्या था? एसेट से रिलेटेड पैसे मिल जाते थे या एसेट ही मिल जाता था? ज़्यादातर पैसे मिलते होते थे, और फिर हम उससे एसेट खुद खरीद लेते थे, और फिर हम उस ग्रांट को एमोटाइज करते थे ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट या ओवर द डेप्रीशिएबल अमाउंट, जैसे भी वो चलती है, डिपेंडिंग ऑन द मेथड। ठीक है जी। और दूसरी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम थी। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम अगर हमें ज़्यादा सालों के लिए मिल रही है
तो हम डेफर्ड लायबिलिटी में रख के उसे अमोर्टाइज कर लेते थे, आहिस्ता आहिस्ता करके ले जाते थे। और अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम करंट ईयर से ही रिलेट करती है या फिर पास्ट एक्सपेंसेस से रिलेट करती है तो फिर हम फौरी तौर पे करंट ईयर के अंदर ही उसे इनकम बना लेते। ये चीजें पढ़ी थी जी हमने, ठीक है। अब यहां पर आती है कहानी के स्टैंडर्ड हमारा है बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड। और बायोलॉजिकल एसेट दो किस्म के, कौन कौन से? लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट। और वो मैयर कर रहे हो हम किस पर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर, यानी कि IAS 41 हमारा एप्लीकेबल हो रहा हो तो ग्रांट मिल सकती है एक अनकंडीशनल, कोई कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं की। तो हम क्या करेंगे इसे? प्रॉफिट एंड लॉस में फौरी तौर पर लिख देंगे जब कोई कंडीशन नहीं है, चक्कर ही नहीं है, बस हमें पैसे मिल गए, हमने क्या बना लेनी है? इनकम बना लेनी। कंडीशन तो वहां पर भी जो पुराने जो हमने FAR 1 में भी पढ़ी थी, कंडीशन अगर लगी होती थी कि 4 साल के लिए है तो हम 4 साल के लिए करते थे ना। अगर कोई कंडीशन है ही नहीं, पैसे आ गए तो बस चुप करके इनकम, ठीक। तो अब अगर कंडीशन है ही कोई नहीं तो चुप करके किस में ले जाओ? प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बना दो। कब बनेगी? जब ग्रांट बिकम रिसीवेबल हो जाएगी, मिली हो या ना मिली। मींस हुकूमत पाकिस्तान ने या कोई भी हुकूमत ने कह दिया, लिख के दे दिया कि ये ग्रांट आपको मिल जाएगी और ये इस साल से रिलेट कर रही है करंट ईयर से, तो हम क्या एंट्री पास कर देंगे? अभी मिली नहीं है, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट करके कहानी साइड पे कर देंगे। जब मिलेंगे कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कर लेंगे। डन हो गया जी। तो ये आपकी एंट्रियां हो गई। पहली एंट्री हो गई आपकी रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट व्हेन ग्रांट बिकम रिसीवेबल। और कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट व्हेन रिसीव्ड। अनकंडीशनल ग्रांट, मेरी लिखाई पढ़ी जाती है ना? वैसे बहुत बुरी तो नहीं? काफी हद तक समझ लग जाती है ना, बस इतना काफी है। कंडीशनल ग्रांट हो, कोई कंडीशन अटैच हुई हो तो फिर कंडीशन माननी पड़ेगी ना, कि माने बगैर हो जाएगी? अच्छा, अब यहां की कंडीशन भी डिफरेंट हो सकती है। क्या हर किस्म की काश्तकारी अलाओगी या नहीं अलाओगी? अलाओगी। चर्स भंग भी लगाना अलाउ होगा? या कोई गवर्नमेंट कह सकती है भाई तुमने चर्स काश्त नहीं करेंगे? हो सकता है ना? कंडीशन लगाई हो चर्स काश्त नहीं करनी और हम धड़ल्ले से चर्स काश्त कर रहे हो, फिर कंडीशन मीट हो जाएगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी ना। तो फिर अगर कंडीशन ये हो कि ये आपको ग्रांट दी जा रही है, जनाब आपकी मेहरबानी, आपने काश्त नहीं करनी, चर्स भंग नहीं लगानी, और हम कहीं बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और फिर हम काश्तकारी कर भी छोड़ें, तो कंडीशन मीट हो गई। और अगर कंडीशन या इरादा ही नहीं है मानने का, उनको कह दिया इरादा ही नहीं है, तो क्या अल्टीमेटली वापस करना पड़ जाएगी? वापस करना पड़ जाएगी ना। अगर कोई सही बंदे का पुत्र गवर्नमेंट में हुआ और वो आ गया,
Conditional grant, such grant including when government requires an entity not to engage in specific agricultural activity. मैंने बता दिया आपको not engage. वैसे ही काश्ती होती है ना, कुछ और तो नहीं है इसका कोई जरिया। चलो फिर खैर है, तो नहीं पता है, फिर खैर है। shall be recognized in profit and loss when and only when the condition attaching to the government grant are met. कब लिख सकते हैं? जब कंडीशन पूरी हो तभी आपने लिखनी है, ठीक? तो कंडीशन मीट हो जाएंगी तब हम लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही चर्च बांकी है, बामरे मजबूरी है, मिसाल दी जा रही है, नॉट टू एंगेज इन एक्टिविटी। जो ज्यादा अच्छी रेलेवेंट होगी वही मिसाल दूंगा ना। टबैको तो हर जगह पर चल रही है। अच्छा यार, टोबैको, हाँ, अगर कहा जाए कि 3 साल तक आपने टोबैको काश्त नहीं करनी, 3 साल तक, तो हम 3 साल तक हो सकता है रुके रहेंगे, क्योंकि कंडीशन 3 साल पूरी करना है। पैसे में यहां पर मिल जाएंगे, तो हम एंट्री पास कर लेंगे कैश, डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी, क्रेडिट। और 3 साल यूं ही पूरे हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। ये कहानी हो गई इसकी, ठीक? रुके रहेंगे हम, आगे नहीं इनकम बनाएंगे, नहीं, हम इसे लायबिलिटी बनाकर रख छोड़ेंगे। 3 साल गुजरेंगे, कंडीशन पूरी हो गई, अब इसे क्या बना लो? इनकम बना लो। ऑन अदर हैंड, दूसरी कहानी है पार्शियल रिकॉग्निशन फॉर कंडीशनल ग्रांट। इसके अंदर क्या होगा कि आपको अलाउ होगा कि आपने 1 साल अगर नहीं काश्त की तो बस 1 साल का हिस्सा क्या करो? इनकम बना सकते हो। अगर ऐसी कंडीशंस हो, एग्रीमेंट में कुछ ऐसी बातें हो, तो फिर हम यहां पर वही वाली कहानी करेंगे, कैश, डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी, क्रेडिट। और अगर ये 3 साल तक के लिए मिली है और आपको 90 के ये पैसे मिले हैं, तो हर साल आप क्या कर लोगे? एक एक एंट्री पास करके डेफर्ड लायबिलिटी और इनकम, ग्रांट इनकम, GI स्टैंड्स फॉर ग्रांट इनकम और DL स्टैंड्स फॉर डेफर्ड लायबिलिटी। तो डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट हम अब पार्शियल रिकॉग्निशन करते रहेंगे। डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट 30 यहाँ पर, और डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट 30 यहाँ पर। तो हर साल के अंदर हम पार्शियल रिकॉग्निशन करते जाएंगे। क्लियर हो गई कहानी? एंट्रीज भी आ गई, जनरल एंट्रीज भी पता चल गई। ग्रांट अनकंडीशनल हो, फौरी तौर पर इनकम, कंडीशनल हो तो फिर कंडीशन पूरी होगी तब इनकम, और अगर पार्शियल रिकॉग्निशन की इजाजत हो तो फिर पार्शियली जैसे भी वो बोला होगा उस हिसाब से हम पार्शियल कर कर ट्रांसफर कर देंगे, इनकम बना लेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? कोई चीज ना समझ लगी हो? यहां पे भी वैल्यूज लिख देते हैं।
हेडिंग बना लीजिएगा इसकी, ग्रांट्स, ग्रांट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और दोस्तों यारों को कुछ नहीं बताया कि आ जाओ? बताया हो? अच्छा पीआरसी में, अच्छा कोई सोशल मीडिया के ऊपर बता देना था। बस एक बच्चा बोला, बाकी चुप करके कहते हैं हम तो सर की बात मान के, हमने तो सोशल मीडिया वैसे ही डिलीट कर दिया है? ऐसे ही है ना? अच्छा जी, चलें आगे। हो गई? अच्छा, IAS 40 पढ़ा हुआ है आपने, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या वहां पर भी कोई चांस था कि हमें फेयर वैल्यू मैयर ही नहीं होती थी? याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सा टेबल सा बना हुआ था, पता नहीं केड़ा टेबल था। इनएबिलिटी टू मैयर फेयर वैल्यू वहां पर मौजूद था, तो फिर उसको किस पे लिखते थे? और कंडीशन नहीं, उसको लिखते कितने थे? मैं तो काउंटिंग के ऊपर बात कर रहा हूं। इनएबिलिटी टू मैयर फेयर वैल्यू, उसको हम कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस पर लिखते थे। ऐसे ही है। तो अगर हमारा स्टैंडर्ड चेंज हो जाए और IAS 41 बन जाए और यहां पर भी काम वही हो कि फेयर वैल्यू बेस है, और अगर वो फेयर वैल्यू ना मैयर हो रही हो तो इसके अंदर भी वही वाला रूल चला जाएगा ना कि ये भी किस पर हो रही है मैयर? कॉस्ट पर। और उसमें से ऑब्वियसली फिर शायद कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कोई चार्ज होगी। और क्या चांसेस हैं, जरा सोचते हैं, फसलें हैं ये हमारे स्टैंडर्ड में आती हैं, क्या चांसेस है कि इनकी फेयर वैल्यू मैयर ही ना हो सकती हो? बहुत कम चांसेस हुए। बिल्कुल जैसे IAS 40 के अंदर भी बहुत कम चांसेस थे यार बिल्डिंग की वैल्यू ना मैयर हो सकती हो, लैंड की वैल्यू ना मैयर हो सकती हो। उसके अंदर तो मैं एक मिसाल देता होता हूं, IAS 40, क्या आपने सहरा के अंदर एक बिल्डिंग खरीद ली है? ना इधर कोई बिल्डिंग, ना उधर कोई बिल्डिंग, ना उधर ना उधर, कोई बिल्डिंग है ही नहीं, कोई खरीदार ही नहीं है। लेकिन आप खरीद के बैठ गए, जब बनाकर बैठ गए, तो फिर अब ये वाली एक कंडीशन बन सकती है कि फेयर वैल्यू आप मैयर ही नहीं है। अब आ जाए फसलों के ऊपर, थोड़ी सी सोचें, क्या फसलें ऐसी होंगी जिनकी आप फेयर वैल्यू मैयर ना कर सकते हो? चांस कोई खास? कोई फ्रूट जो ट्रीज के ऊपर लगे हुए हैं, बेलों के ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं, चांस कोई बहुत ज्यादा? कोई गाय भैंसे भेड़ बकरियां मुर्गियां? चाइना नहीं जा रहे हम कि हम दूसरी बातें ले जाएं, वहां पर तो पता नहीं क्या कुछ मिसालें मिल जाएंगी हमें।
ऐसे ही है ना? उनकी यहाँ पे अनडिटरमाइनेबल होती। हाँ, उन चीजों की यहां पर हो सकता है कि वो उठाएं और वो भेज दें पाकिस्तान के अंदर और कहें कि चलो जी खाओ तो यहां पर उसकी फेयर वैल्यू शायद ना मुय्यर हो सकती हो, लेकिन अदरवाइज जोन सी भी जिस भी इलाके में जिस चीज को भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में फार्मिंग की जा रही है, इसका मतलब है कि वहां पर उसकी फेयर वैल्यू मुय्यर हो सकती है। तो फिर कह सकता हूं यहां पर नॉर्मली तो यही चांस है कि फेयर वैल्यू इसकी मुय्यर होना चाहिए है, कि रिलायबली ये मुय्यर होती है। एक प्रिजम्पशन है कि फेयर वैल्यू इसकी मुय्यर होगी। ठीक है? हां, एक हिसाब से हो सकता है इस प्रिजम्पशन को फॉल्स कहा जा सके, रिबट किया जा सके। मैंने उसका मतलब लिख दिया हुआ है, ओनली ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन फॉर बायोलॉजिकल एसेट फॉर विच कोटेड प्राइस आर नॉट अवेलेबल, जिसके लिए कोटेड प्राइसेस अवेलेबल ना हो और कोई अल्टरनेटिव मेजरमेंट भी उसके लिए रिलायबल ना हो। लेकिन चांसेस इसके बहुत कम हैं। इसकी मिसाल ऐसे ली जा सकती है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हमारी गाय भैंसें मौजूद हैं और एक कोई बंदा जो ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, वो पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तान में जाके बिजनेस करना है और एक बिल्कुल स्पेशल किस्म का बिजनेस करना है, वो ऑस्ट्रेलियन गाय लेकर आ जाए। मैं वैसे बात कर रहा हूं, अज्यूम ये करना है कि जी कोई बंदा अवेलेबल नहीं है जो ऑस्ट्रेलियन गाय को यहां पर लेकर बैठा हो। वो एक वाहिद बंदा वहां से ऑस्ट्रेलियन गाय लेकर आ जाए और यहां पर आकर फिर उसकी क्या मेजर करनी होगी? इनिशियल रिकॉग्निशन पर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब अज्यूम करते हैं कोई अल्टरनेटिव मेजर्स भी हमारे पास नहीं है, तो फिर ये कंडीशन बन सकती है कि इसकी मार्केट कोई एग्जिस्ट नहीं करती। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इस भाई को देखकर 4 भाई और ऑस्ट्रेलिया से क्या करें, गाय मंगवाना शुरू कर दें और यहाँ पे उसकी फार्मिंग शुरू हो जाए और वो फिर फेयर वैल्यू उसकी मेजरेबल हो जाए फ्यूचर में। तो इनिशियल रिकॉग्निशन की ये एक मिसाल दी जा सकती है, ये थिंकिंग लेकर आते हुए कि जी प्रीवियसली कोई मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, बात समझ लग गई? और कोई और उसका अल्टरनेटिव तरीकाकार भी नहीं है कि यहां की गाय की वैल्यू लगाई जाए और फिर कहा जाए कि वहां की गाय ज्यादा दूध देती है तो यहां की गाय कम दूध देती है तो इसकी वैल्यूएशन कुछ बड़ा हाल हो। ये अल्टरनेटिव मेजर्स हो जाएंगे फिर वैल्यू मेजर करने के, तो ये भी अवेलेबल ना हो। अदरवाइज बहुत सारे तरीके कार हैं किसी भी चीज को मेजर करने के। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, हमने तो एंट्री पढ़ के देखी थी, कैश कुछ और गया था, इनिशियल रिकॉग्निशन कुछ और लिखी थी हमने। कॉस्ट के ऊपर तो तब लिखेंगे वही वाली बात कि अब वो कॉस्ट पर लिखेगा, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है। फिर हम उस साइड पर चले जाएंगे। डन? तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। गाय की डेप्रिसिएशन नहीं होगी, क्यों नहीं हो सकती? क्या? क्यों? वो बूढ़ी हो जाएगी, वो दूध देना बंद कर देगी, उसकी वैल्यू खत्म, फिर तो उसको बस पाकिस्तानी और फिर बकरा ईद के ऊपर खलास। ठीक है? तो इस केस के अंदर हमें हो सकता है IS 2 देखना पड़े, हो सकता है IS 16 देखना पड़े, IS 36 देखना पड़ेगा, दूसरे स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ेगा। और अगर कुछ अरसे बाद जैसे वो वाली गाय आ गई और फिर देखा देखी
पूरे शहर ने ऑस्ट्रेलियन का ऑस्ट्रेलियन गाय मंगवा ली, तो फिर उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर होना शुरू हो जाएगी। तो एक दफ़ा ये रिलायबली मेजर होना शुरू हो जाए तो फिर भी हम किस पे शिफ्ट कर जाएंगे, फौरी तौर पर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे शिफ्ट कर जाएंगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि ये प्रिजम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर हो सकती है, इनिशियल रिकॉग्निशन पे हो सकती है। और अगर पहले से कभी फेयर वैल्यू मेजर हो रही है और अब किसी वजह से ऐसे लगे कि ये मेजर नहीं हो सकती, तो पुरानी एक दफा मेजर हुई है, उसी के ऊपर चलाते रहेंगे। और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो तो लाजमी तौर पर पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट के ऊपर क्या होगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर जाएगी। उसके अंदर कहानियां दूसरी हैं ही नहीं। अब ये हमने पढ़ लिया कि अगर हम कॉस्ट पर चल रहे हों और फिर ग्रांट मिल जाए तो फिर क्या होगा। कॉस्ट का पता चल गया, अब ऑस्ट्रेलियन गाय आ गई, फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो सकती, हमने मजबूरन इसके को किस पे लिख लिया, कॉस्ट पर, और फिर हमें ग्रांट भी मिल गई। बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट कॉस्ट के लिए ग्रांट मिल गई, तो फिर क्या करें। या फिर किसके लिए ग्रांट मिली, बियरर प्लांट्स के लिए ग्रांट मिली। तो बियरर प्लांट्स तो IAS 16 में डील करते हैं, और IAS 16 से रिलेटेड कौन सा स्टैंडर्ड है, IAS 20 है। ठीक, तो अगर हम कॉस्ट पर भी मेजर कर रहे हैं तो भी कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर देंगे, फिर हम IAS 20 के तहत इसको डील करेंगे, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। फिर गाय भैंस, ये जो ऑस्ट्रेलियन गाय है, इसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लग जाएगा, IAS 20 लग जाएगा अगर ग्रांट मिल गई। क्लियर कहानी। अब ये दो एग्जांपल्स इससे रिलेटेड, ग्रांट से रिलेटेड आप लोगों ने देख लेनी है, पढ़ लेनी है। छोटा सा स्टैंडर्ड है, चुप करके शुरू से शुरू होना है, पढ़ते जाना है, उसकी एग्जांपल पढ़ते जाना है, सारी समझ लग जाएगी। कोई भी इंशाल्लाह एक चीज ऐसी नहीं होगी जो समझ ना लगे। फिर उसके MCQs उठाएं, वो भी देख लें, वो भी समझ लग जाएंगे। हमने जनरल एंट्रीज पढ़ ली हैं, जस्ट ये पढ़ ली हैं, मुख्तलिफ बातें भी कर ली हैं। वेरी रेयर होगा कि आपको कोई चीज समझ ना लगे। टाइम कितना हो गया, 3:09। अच्छा ठीक, ब्रॉड टाइम है, यही तो मसला है। आज का लेक्चर फिर से इतना लेंथी होगा। नहीं, आज कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी हो जाए। अब मैं जरा सा थ्योरी पढ़ा के बोर हो गया हूँ, आप भी पढ़ के बोर हो गए, तो हाँ स्टैंडर्ड खत्म करके छुट्टी। ये हो गया समझो, क्लास टेस्ट शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, देखते हैं कौन परेशान नहीं होता और सवाल करने की कोशिश करता है। ले क्लास टेस्ट, पास पेपर, स्टैंडर्ड भी दो, एक स्टैंडर्ड नहीं है इसमें, दो हैं। देखते हैं कौन परेशान हुए बगैर काम करता है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। थोड़ा सवाल कैसे सामने आएगा, भाईजान कदरदान मेहरबान आप जरा कैमरा फोकस कर दीजिएगा ताकि ये जरा अच्छा सा नजर आ जाए घर वाले बच्चों को, और फिर घर वाले बच्चे आराम से बैठ के वो भी क्वेश्चन करें। फिजिकल क्लास का मजा तो तब भी है ना घर वाले बच्चों के लिए कि वो भी वैसा ही काम करें जैसे फिजिकल क्लास वाले बच्चे कर रहे हैं, वो भी 5-10 मिनट लगाकर सवाल सॉल्व करें। हाँ, उनको वो फैसिलिटी हासिल नहीं है जो आप लोगों को हासिल है कि मैं घूम फिर के आपको आपकी गलतियां भी बताऊंगा, आपको
नहीं नहीं, डांटूंगा नहीं इंशाल्लाह। गलतियां इंसान करता है और इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो कोशिश करता हूं शायद किसी तरीके से ये रिक्वायरमेंट तो पता चल गई है ना, जर्नल एंट्रीज करनी है कितने सालों की, 1 साल की। साल लिख लें 31 दिसंबर 19 की जर्नल एंट्रीज करनी है। इसका मतलब है मैं थोड़ा सा इसे एनलार्ज कर सकता हूं। रेट्स बस आपके सामने नहीं है, बाकी सारा कुछ सामने है। रेट्स हम यहां पर ऊपर लिख देता हूं मैं। 164 यकम अगस्त 19 का रेट है 164, 1 US डॉलर इक्वल टू रुपीस। यकम अगस्त 31 दिसंबर 19, 152 एवरेज है अगस्त से दिसंबर 157, एवरेज ईयर पूरे की है 159। वैसे इसमें यूज़ कोई ख़ास नहीं होना, ये लेंगे। ये सवाल पूरा आ गया। हाँ जी, सवाल पूरा आ गया। जर्नल एंट्रीज करनी है आपने। रेट चाहिए थे ना, कोई एक आधा रेट चाहिए था हमें। सॉल्यूशन नहीं देखना, मैं सवाल पूछूंगा उस पे कि भाई किस बेसिस पे किया है। वो तो सॉल्यूशन देख के समझ लग जाती है। क्या चीज नहीं समझ नजर आ रही? वो उधर बैठ जा, सब कुछ नजर आएगा। अच्छी बात नहीं है, मैंने पहले भी आपको बोला था ये जगह सूटेबल नहीं है इसके, जब काम यहाँ पे करना है। बेटा कल ये वाली सीट्स यहाँ पे ना लगी हों, ये वो पीछे चली है।
जी जी। क्या था? टेस्ट हुआ तो मैंने थोड़ी कुछ बताना है, टेस्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाद में सारी बातें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये कहाँ से लेकर आई हूँ बेटा? जी, अगर आप यहाँ पर ए लिख दो और यहाँ पर ए लिख दो तो क्या होगा? एग्जामिनर को पता चल जाएगा। ये जस्ट छोटी छोटी सी बातें हैं। आपने ये वर्किंग कहाँ से लेकर आई हैं? आ गई है ना? एग्जामिनर को इतना बताना है कि आप एग्जामिनर समझ सके चीज़ को। मेरा ख्याल है क्लास में बस दो अगर दोस्त इकट्ठे बैठ के कोई सवाल सोच के कर रहे हैं ना, तो वो आंसर मैच कर रहे हैं, बाकी सब के आंसर मैच डिफरेंट ही हैं। यही हालत होती है आई गैप के अंदर भी। हो गया? ओ वेल डन। इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ये किस चीज़ की एंट्री की है? ओपनिंग स्टॉक किधर दिया हुआ है? हाँ,
काओ हैं, काओ बेचने के लिए नहीं है, IS-41 में है। कोई उसका स्टॉक का वर्ड लिखे होने से क्या होता है? बिजनेस भी हो तो IS-41 लगना है। मकसद तो यही है ना कि हमने उसको ग्रोथ बढ़ाकर क्या करना है, बेचना है बाद में, तो IS-41 आएगा ना। कहानियां जरा वो थोड़ी है कि फीड हमने रखी हुई और बेचनी है, ठीक है। तो ये परचेजेस कहां से आ गई? मैंने तो कोई परचेज पढ़ाई नहीं, मैंने तो ये लफ्ज पढ़ाया ही नहीं है। आप सारी की सारी उठा के उस साइड पे ले गई, IS-2 वाली साइड पर। काइंडली रिकंसिडर इट। क्या 40% जो अनयूज्ड है वो मुझे क्या पता क्या करना है? कुछ तो होना चाहिए। मुझे क्या पता है क्या है क्या नहीं है? मैं तो क्वेश्चन जब दोबारा से बैठ के पढ़ूंगा ना, तो तब मुझे पता चलना है कि क्या क्वेश्चन है। तो आप कब पढ़ेंगे? मैं भी थोड़ी देर में पढ़ूंगा, फिर मैं गाइडेंस दूंगा। फिर ये वो चीज है जो आप एग्जाम में फील करते हो, लेकिन हम इसका काम घर में बैठ के नहीं करते हैं जी। लिसन प्लीज। अब आपको बैठे हुए मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग आ रही है कि अब ये चीज कैसे करनी है, ये चीज कैसे करनी है, ये चीज कैसे करनी है। घर में बैठ के क्या हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि हम ये जो दिमाग है ये लगा रहे हो? 3 दफा बच्चे ने सवाल पूछा है, ये 40% का क्या करना है। घर बैठे क्या कर रहा होगा? नहीं, गूगल नहीं करेगा, ठक करके आंसर खोलेगा। क्या करना? ओ अच्छा ये करना था, हाँ यस। ये CAS का काम है। दिमाग जितना चलाएंगे और रूटीन में चलाएंगे ना, अभी गलती होगी, घर में बैठे हुए होमवर्क करते हुए पूरा सवाल गलत हो जाए, ये एक्सेप्टेबल है। ये जो अभी क्लास में करवा रहा हूं मैं, हो नहीं, अल्लाह हाफिज नहीं, कॉल की जरूरत है। हाँ, तो बाद में ये कर रहा था, जो आपको फीलिंग अभी महसूस हुई है ना कि इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, ये घर बैठे भी ऐसी होनी चाहिए। सॉल्यूशन ना देखा करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी चार्जर नहीं अवेलेबल है इसका, लैपटॉप का। हाँ, और बंदा भी अवेलेबल नहीं है, पता नहीं किधर गया। आपको पता हो ना, पूछें उससे किधर गया। ओके, तो आप लोगों ने घर में बैठकर एग्जाम की अगर आप फीलिंग्स ले आए अनसीन को डील करने की, तो आपकी एग्जाम तक इतनी अच्छी सी प्रिपरेशन हो चुकी होगी कि आपको पेपर में बैठ के वो टेंशन्स नहीं होंगी जो आपको रूटीन में अभी बैठे हुए हो रही हैं। प्रैक्टिस आपकी ऐसी हो चुकी होगी, माइंड एक्टिविटी आपकी ऐसी हो चुकी होगी कि वहां पर जाके एक प्रेशर भी नहीं आएगा कि ये यार पेपर का प्रेशर है, क्योंकि आपको अनसीन को डील करना पहले से आता होगा। खास तौर पे जितने भी पास पेपर्स हैं, इनको देखे बगैर सॉल्व करना। मैंने अभी आपको IS-21 तो नहीं पढ़ाया ना, इसके अंदर कोई खास किरदार भी नहीं है सिवाय एक छोटी सी मल्टीप्लिकेशन के। उसके अंदर जो जितना डाटा दिया हुआ है वो समथिंग डिफरेंट वो दिया हुआ है। जज़ाकल्लाह जी।
लें जी, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ मैं भी ये वाला सवाल सही कर लूँ। शायद, उम्मीद तो है काफ़ी हद तक ठीक हो ही जाएगा इंशाल्लाह। नहीं आई? अच्छा, वो वाला काम। आ गया। सबसे पहले आपको पता चल गया कि जनरल एंट्रीज करनी थी। मैं ये यहाँ वाली एंट्रीज नहीं कर रहा जो हुई हुई, ना ये वाली वर्किंग कर रहा हूँ, ना ही मैं वर्किंग ये देख रहा हूँ कि क्या वर्किंग हुई हुई थी। ये तो जस्ट आसानी के लिए है, क्रॉस मैचिंग बाद में करने के लिए, और ना ही आपने देखनी थी। लें जी, क्या क्वेश्चन के अंदर यहां पर ये बताया गया है कि हमारे पास एक स्टॉक है 2000 काऊ का 1 जनवरी 19 पर। ये काऊ हो गई बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट ओपनिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती, लिहाजा इसकी एंट्री नहीं है। ये एंड पर, ईयर एंड पर कितनी है उसके हिसाब से गेन या लॉस मालूम करने के अंदर इसका किरदार होगा। हम टी काउंट भी बना सकते हैं कि 2000 काऊ हैं, इनकी वैल्यू इस वक्त फेयर वैल्यू क्या होगी जी स्टार्ट के ऊपर 100 मिलियन थी, वो तो फेयर वैल्यू है। कॉस्ट टू सेल किसने लेस करना है? कॉस्ट टू सेल लेस किया नहीं किया ना, गलती है ना। कॉस्ट टू सेल नीचे दिया हुआ है, ऑक्शनरी चार्ज करेगा 2% कमीशन। फर्दर देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी ऑफ 3% एट द टाइम ऑफ, और 4% एट द टाइम ऑफ। इसका मतलब है कमीशन देना पड़ेगा और सेल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बेचने के वक्त 4% लगेगा। टोटल हो गया कितने परसेंट? 6%। तो एक फार्मूला लिख लें, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ फार्मूलाज भी मैंने आपको 5-6 फार्मूलाज बताने हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगे। एक है फार्मूला आफ्टर डेक्रीज का, और एक है आफ्टर इंक्रीज का। ये आपका R1 हो, R2 हो, CMA हो, ये सारे बेसिक फार्मूला है और ये परसेंटेजेस की कहानियां हैं। बने कैसे हैं बात की डिस्कशन है। पहले बिफोर डेक्रीज इनटू 1 माइनस रेट ऑफ डेक्रीज, बिफोर इंक्रीज 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज। ये शॉर्टकट है, हम दो तरीके से काम कर सकते थे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। पहले अज्यूम करते हैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कैसे होगा वो समझते हैं। अगर फेयर वैल्यू है माइनस फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है, अगर ये परसेंटेज की कहानियां हैं, मसलन 70 रुपए है और कहा जाए कि 70% के ऊपर हमने 5%, 6% लेवी लेनी है या चार्जेस लेनी है, तो हमारी वर्किंग ये होगी 70 ज़रब 6%, यही होगी। और इसके बाद क्या आ जाएगा? वैल्यू कितनी बन जाएगी? 70 माइनस 4.2 65.8 आ जाएगा। यही वाला काम था। अब कह सकता हूं ये 70 बिफोर डिक्रीज है जी। अब अगर मैं इसी के अंदर ये फार्मूला लगा दूं, बिफोर डिक्रीज 70 है, इसमें से 6% के हिसाब से निकाल दो, तो फिर क्या आंसर आएगा? फिर भी 65.8 आ जाएगा। क्लियर कहानी? इसको 1 माइनस 6% इज इक्वल टू 0.94 भी बन सकता है। वो दिमाग में चलाने में या फार्मूला लिख के काम करने में थोड़ा सा फर्क हो जाता है।
कई स्टूडेंट्स को नहीं समझ लगती ये 94% कैसे आया है, ये 96% कैसे आया है, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना। तो इस तरह से अगर हम फार्मूला के जरिए चलेंगे, रूटीन में इसके ऊपर चलेंगे, फिर गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बरकरार रहेगा, पेपर के अंदर कॉन्फिडेंस भी मौजूद रहेगा। लें जी, अब ये वाला सवाल आ गया हमारे पास। हमने कॉस्ट टू सेल के लिए डिसाइड कर लिया कि एक 2% कमीशन देना पड़ेगी और एक 4% ये देना पड़ेगी। ये है हमारी कॉस्ट टू सेल। अब हमने सबसे पहली एंट्री करनी है जो हमने खरीदी है, गाय खरीदी है ना 1 मई को, तो पहली एंट्री कब होगी 1 मई को। तो 1 मई 19 बायोलॉजिकल एसिड ले रहे हैं, बायोलॉजिकल एसेट है और उसका नाम है काउ, और लिखना है हमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर। अब इसकी वर्किंग आप अलहदा से भी कर सकते हैं और इसकी वर्किंग फेस के ऊपर काम करते हुए भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। कितनी गाय हैं 750। हर एक गाय खरीदी कितने में 56,000 रुपीज। 1000 में कर दूं इसे आंसर को, तो मैं क्या लिख दूंगा 56। अब रुपीज 1000 में हो गया कहानी। ये इसकी क्या है फेयर वैल्यू जो आपने इतने में खरीदी, इतने में खरीदे ना, और तो कोई कहानी नहीं है। इसको अगर आपने डायरेक्टली लेस कॉस्ट टू सेल करना है और कॉस्ट टू सेल बेस किसके ऊपर कर रहा है, परसेंटेज के ऊपर बेस कर रहा है, तो आप चुप करके इसमें से 0.06 मल्टीप्लाई कर दें, यानी 0.94 से मल्टीप्लाई कर लें। क्या आंसर बनता है 39480। ये क्या हो गया डेबिट हो गया और ये हमने वर्किंग कर लिया है। आना चाहिए था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो फेयर वैल्यू भी आ गया, कॉस्ट टू सेल भी लिखा गया। नाउ व्हाट, कैश कितना गया, कैश कितना गया, क्या 750 मल्टीप्लाई बाय 56 कैश क्या उस सप्लायर को, बोले कितना बना 42,000 कैश किया। ठीक, अच्छा अब अगर मैं इसी सवाल के अंदर ये देखूं कि 2 मिलियन इनकर किया ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस में भेजना कहीं और भेजना है, एक्सपेंस में भेजना है ना, तो मैं एक ही एंट्री के अंदर भी दोनों को गायब कर सकता हूं अगर करना चाहूं तो। कैसे बना, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर दूं, या यहां पर चुप करके अगर मैं कैश को क्रेडिट कर दूं 2000 मजीद ट्रांसपोर्टेशन, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में खुद ही चला जाएगा। तो बैलेंसिंग तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है ना, तो एक एंट्री के अंदर भी हम दोनों को जम करके साइड पर कर सकते हैं। एक्सपेंस आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, और ये आ जाएगी बैलेंसिंग एंट्री। अलहदा भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी काम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। फोर 520 अगर अलग-अलग कर रहे होते तो ये 2520 हो जाना था, 2000 अलग से लिखा जाना था। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? ये बैलेंसिंग सारा सही निकाला है कि नहीं निकाला? अब क्या बैलेंसिंग बनता है
ऐसे कर लेते हैं, फिर एक्सपेंस या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट कर दें और कैश को क्रेडिट कर दें। $2 मिलियन को अगर 1000 में लिखना हो तो 3 सिफर ऐड करने पड़ेंगे। अब बात क्लियर हो गई? यहाँ से आपकी तरफ से आता सवाल जी, अब क्लियर हो गया? अलहदा अलहदा भी किया जा सकता है और मिक्स भी किया जा सकता है, दोनों ने एक्सपेंस में जाना है। तो अब ये दोनों मिला के कितने हो गए? 4520 हो गया। डन जी। हो सर सबर करो, हाँ वो भी आएगा, वो भी जाना चाहे तो वो भी कैश जाएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, एक कैश और गवर्नमेंट लेवी की भी यहां पर कैश जानी है, बल्कि इस जगह पर लिख लेते हैं, उसमें ऐड भी किया जा सकता है गवर्नमेंट। अब कितने परसेंट ले देनी है गवर्नमेंट लेवी? परचेज के ऊपर 3%। परचेज की प्राइस कितनी है? हाँ, ये 42 जो कैश दिया हुआ है इसके ऊपर जाएगा। 42,000 के ऊपर 3% लेवी परचेज के ऊपर जा रही होगी, 1260। तो ये कैश मजीद बैलेंसिंग बन जाएगा। कितना हो गया? 3780। क्लियर? डबल एंट्री मैच करनी चाहिए। गवर्नमेंट लेवी अगर अलहदा से भी आ जाए तो गवर्नमेंट लेवी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट अलहदा से भी कर सकते हैं। वही वाली बात, ट्रांसपोर्टेशन वाली बात नेट ऑफ भी कर सकते हैं और उसके अंदर भी कैश क्रेडिट का तो खुद ब खुद बैलेंसिंग एक्सपेंस में जाना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है कहानी बैलेंसिंग। तो दो एंट्रीज के लिए जरिए बैलेंसिंग बन रही हो या एक एंट्री के जरिए बैलेंसिंग बन रही हो, एक्सपेंस बैलेंसिंग बना दोगे, आपका काम बिल्कुल ठीक कंसिडर किया जाएगा, गलती कंसिडर नहीं की जाएगी। ऐसे नहीं सही आंसर होते हुए भी 3-4 किस्म के आंसर बन सकते हैं। ये वाला भी तरीकाकार सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, डबल एंट्री नेट ऑफ करके वही वाली बन रही। ले जी, पहली कहानी हो गई। आपने क्या कर लिया? खरीद लिया बायोलॉजिकल एसेट। बस इस चीज का ख्याल रखना है कि बायोलॉजिकल एसेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आना है। कैश जितना गया कैश क्रेडिट कर दो, बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे जैसे कैश गया। तो ये काम सबसे आसान है। अगली कहानी, क्या ये जो आगे है जो यूएस डॉलर में है, अगर आपको नहीं पता चल रहा, क्या हम इसको छोड़ सकते हैं, क्विट कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग? ये इन्वेंट्री वगैरह से रिलेट करता है, बायोलॉजिकल एसेट्स आपको आता है, इन्वेंट्री का नहीं समझ लग रही, डॉलर की कहानी नहीं समझ लग रही, क्या इन सारी कहानी के अंदर कोई काओ से रिलेटेड की कहानी है या उसकी फीड से रिलेटेड है? जी, ऑन 1 अगस्त 19 RRL इंपोर्टेड कैटल फीड है। ये तो सारी फीड है, इन्वेंट्री है, स्टॉक है। अगेंस्ट 70% पेमेंट भी 70% की है हमने। गाय भैंसे भेड़ बकरियां जो चारा खाएंगी वो क्या होगी? एक स्टॉक होगा जो यूज हो जाएगा और एक्सपेंस आउट हो जाएगा। बड़ी आसान सी मिसाल, कॉलेज है, कॉलेज के पास स्टेशनरी खरीद ली फॉर दी एक्सपेंडिचर। क्या स्टेशनरी जो खरीदी है सारी की सारी इकट्ठी यूज हो गई? स्टेशनरी ला के रख ली, इट्स अ स्टॉक। स्टेशनरी एक्सपेंस करने के लिए आपने स्टॉक मंगवा लिया। अब ये करंट एसेट में मौजूद रहेगा अनलेस एंड अनटिल यूज्ड।
जैसे जैसे यूज होता जाएगा वैसे वैसे एक्सपेंस में फेंक दें, एक तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार, एक्सपेंस में सारे का सारा फेंक दो और फिर ईयर एंड के ऊपर जितना स्टॉक नहीं बिका हुआ उसे इन्वेंट्री में ले आओ। परपेचुअल सिस्टम। आसान हो रहे, फिर बाकी बात करता हूं। लें जी, रजिस्टर परचेज किए स्टेशनरी के लिए, दो तरीकाकार के काउंटिंग कैसे होगी। एक तरीकाकार है, आप लें रजिस्टर स्टॉक डेबिट करें और कैश को क्रेडिट कर दें 10,000 का। जितना ये यूज हो जाए उतना निकालें और एक्सपेंस में फेंक दें। फर्ज करते हैं इसमें से 60% यूज हो गया, 40% अभी यूज नहीं हुआ। तो जो आपने यूज कर लिया 60%, आपने कहा स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट और रजिस्टर का स्टॉक क्रेडिट। कितने से? 6,000। 60% यूज। नेट रिजल्ट बताएं क्या आया। नेट रिजल्ट एक्सपेंस आपका कितने का हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, यही रिजल्ट आ गया। दूसरा तरीका का, आपने पहले नंबर पर ले लिया और कहा कि हमने स्टेशनरी खरीदी, लिहाजा स्टेशनरी एक्सपेंस पहले नंबर पर ही फेंक दिया 10,000। जैसे रूटीन में ज्यादातर होता है कि स्टेशनरी वगैरह खरीदी है, सारे का सारा क्या कर दिया, एक्सपेंस में फेंक दिया। ईयर एंड के ऊपर स्टॉक काउंट किया, वो था 40% यूज नहीं हुआ था, मौजूद था। अब उसकी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास कर दी, रजिस्टर का स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, अब यहां पर स्टेशनरी एक्सपेंस आ जाएगा। कितना? 4,000। नेट रिजल्ट, एक्सपेंस डेबिट हुआ 10,000 से, क्रेडिट हुआ कितने से, नेट कितना हुआ, नेट एक्सपेंस कितना आया 6,000। स्टॉक में पड़ा कितना हुआ है 4,000। ये करंट एसेट है। तो एंट्री करने का मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। ठीक, इसमें मैंने परपेचुअल सिस्टम लगा दिया है।
इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। जैसे जैसे यूज होगी एक्सपेंस डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। सारी इन्वेंट्री बेचने के लिए नहीं होती है, बेचने के लिए होती तो इस एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख देता। यूज हो गई है, वही वाला नाम चेंज हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी एक एक्सपेंस है, ये दूसरा नाम चेंज हुआ और कुछ भी नहीं। ये परपेचुअल सिस्टम लगा दिया, ठीक। ये पीरियोडिक सिस्टम लगा दिया। पीरियोडिक सिस्टम में क्या करते थे, परचेजेस डेबिट और कैश, परचेजेस खरीद ली और एंड पर एक काम करते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक एंड पर पड़ा होता है उसकी एंट्री पास करते हैं, स्टॉक डेबिट और एक्सपेंस या कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये पीरियोडिक सिस्टम है, ये परपेचुअल सिस्टम एंड नथिंग एल्स। अल्टीमेट रिजल्ट सेम। समझ लग गई है कि ऊपर से चली गई है? ना लगे तो मैं एक दफा फिर बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते नहीं है, शर्माते रहते हैं। ना तो आपने शर्माना है इस मामले में क्वेश्चन पूछने में, ना ही घबराना है। ये कौन सा सिस्टम है? परपेचुअल सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? पीरियोडिक सिस्टम के तरीके से एंट्रीज हुई है। अल्टीमेट रिजल्ट दोनों में सेम है। डेबिट, डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? कल पढ़ा था, शायद पढ़ा था ना। डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? माइनस, और नेट रिजल्ट क्या आ गया? 6000। और रजिस्टर स्टॉक डेबिट हुआ है, ये आ गया। इधर आ जाए, रजिस्टर का स्टॉक डेबिट, रजिस्टर स्टॉक इधर रखा हुआ, ठीक है। रजिस्टर स्टॉक डेबिट, डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? माइनस होता है, और नेट रिजल्ट 4000 का आ गया। और स्टेशनरी एक्सपेंस यहां पर एक दफा लिखा गया 6000, और ये आपका 6000 आ गया। अब मेरा ख्याल है मजीद कहानी डेबिट एंड क्रेडिट की आपको समझ आ गई होगी। डन? चलें अब आ जाएं वापस दुनिया में, जिस दुनिया से चले थे। तो कैटल फीड जो है, इट्स जस्ट लाइक अ रजिस्टर। यूज हो जाएगा तो एक्सपेंस में चला जाएगा, नहीं यूज होगा तो। अब क्या ये दोनों एंट्रीज गलत हैं? मुझे ये बताएं। अगर मैं एंट्रीज इस हिसाब से कर दूंगा तो एग्जामिनर क्या गलत करेगा? और अगर मैं एंट्रीज इस हिसाब से कर दूंगा तो एग्जामिनर गलत करेगा? नहीं गलत करेगा, अनलेस एंड अनटिल कि उसने बताया हो कि सिस्टम कौन सा यूज करना है। अगर उसने बता दिया परपेचुअल सिस्टम यूज करना है, फिर अगर मैंने ये वाली एंट्रीज की तो फिर, और अगर उसने कहा पीरियोडिक सिस्टम है और फिर मैंने ये वाली एंट्रीज कर दी तो फिर भी गलत हो जाए। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं बताया तो चॉइस इज, जो सी मर्जी तरीके से कर दें, आंसर अल्टीमेट रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। यहां पर भी ये जो कैटल की फीड है, ये एक्सपेंस है। खरीदोगे कितने पे? 1.5 लाख US$ की आपने फीड मंगवा लिया बाहर से, ठीक। अब हम चूंकि इन्वेंट्री पूरी पढ़ रहे हैं, लिहाजा मैं ये इन्वेंट्री की कहानी डिस्कस करने लगा हूं। 1.5 लाख US$ की फीड हमने खरीदी है। पेमेंट कब कितनी की? 70%। बाकी की पेमेंट इसका मतलब है हमने करनी है। आल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, ये भी हमने पे कर दी है। द फीड इज स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड वाइटल nutrients to cow that keep them healthy and improve the quality of their product. At year end 30% of amount is payable, जो थी still payable थी, पे
नहीं की थी, और 40% फीड इज अनयूज। तो अब बताएं कौन सा सिस्टम यूज करूं? आसान कौन सा है? जो सा मर्जी कर लें, मुझे तो कोई मसला नहीं। मैं तो दोनों के साथ आपको दोनों की गाइडेंस दे दी है। लें जी, आप कहते हैं पहले डायरेक्ट ही एक्सपेंस पे फेंक दिया जाए सारे का सारा। चलें जी, फीड का एक्सपेंस कितना बनेगा फिर? $150 3 से पर उड़ा लूं, ₹10,000 में हो जाएगा। फीड का एक्सपेंस $1 आ गए आपके पास 150,000 मल्टीप्लाई बाय कितने में खरीदी? तो बोले रेट कौन सा लगा दूं? 1 अगस्त 19 पर रेट है 164 रेट लग गया। क्या इसी के ऊपर कस्टम ड्यूटी भी लगेगी? लेकिन पहले यहां तक वैल्यू मालूम कर दें, जरा बताएं कितनी बनी? 24,600। डन। इससे रिलेटेड कैश कितना चला गया होगा? 70% पेमेंट कर दी ना? 17,220 24,660। बाकी क्या आएगा? पेबल आ जाएगा कितना? 7,380। अगर मैं कहूं कि ये $150 में से जो पे हो गए हैं वो कितने हैं? 70%, 1,05,000 पे हो गया, और बाकी $45,000 क्या है? पेबल। अगर मैं डॉलर में कहानी करूं, ठीक ऐसे ही है, बाहर भेजने हैं ना पैसे। अच्छा, अगली कहानी कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कितनी आएगी? क्या वो भी फीड से रिलेटेड है? वो भी फीड से रिलेटेड है। तो अगर मैं कहूं कि फीड का एक्सपेंस कितना है कस्टम ड्यूटी वाला, कितना बना? 5%। 5% किसके ऊपर आएगा? 24,600 पे। कितना? 1230 डेबिट और कैश 1230 क्रेडिट। मुझे ये बताएं मैंने ये दोनों इकट्ठे क्यों किए हैं? ये दोनों इकट्ठे क्यों किए हैं? एक ही चीज, एक ही इन्वेंट्री से रिलेटेड है, और मुझे उसका खर्चा क्या रखना है? इकट्ठा रखना है। अगर मैं परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहा होता तो मैंने यहां पर फीड एक्सपेंस की बजाय फीड का स्टॉक लिख देना था। बस मुझे फीड का स्टॉक की टोटल वैल्यू इकट्ठी करनी है, जो उसका कैरेज होता है, जो उसकी कस्टम ड्यूटी होती है, वो उस फीड की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इस वजह से इन दोनों को क्या कर दिया मैंने? इकट्ठे एक जगह पर लिखा है। अगर अलहदा एंट्री बनाकर लिखता तो फिर दूर दूर हो जाना था, वैल्यूएशन सही नहीं होनी थी। क्लियर? अच्छा, अगली कहानी 70% फीड। 70% तो लिख दिया हमने। कितनी परसेंट यूज हो गई है? 40% ऑफ फीड इज अनयूज्ड, मीन 60% यूज हो चुकी है। 40% स्टॉक का पार्ट बनाना है। तो आप यहां पर अनयूज जो फीड है, फीड का स्टॉक डेबिट कर देंगे और फीड का एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे।
फीड का टोटल एक्सपेंस बना हुआ था 24,600 जमा 1230। इसका कितने परसेंट ले लूं? जो अनयूज्ड है 40% ही अनयूज्ड है, 40%। 1033 ये अभी स्टॉक यूज नहीं हुआ होगा। ये है ईयर एंड के ऊपर। ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है। यस, ये 31 दिसंबर की एंट्री है, साल के एंड पर करेंगे। और ये जब आपने फीड खरीदी है 1 अगस्त 19 को, ये 1 अगस्त की एंट्री है। ठीक, कहानी समझ लग गई? अच्छा, आखिरी कहानी क्या है? क्या कैटल, वो जो काउ हैं, क्या उनका फेयर वैल्यू गेन लॉस मालूम करना है या नहीं करना? तो सबसे आसान तरीकाकार क्या है वर्किंग का? सबसे आसान तरीकाकार जो अंडरस्टैंडेबल हो, सबसे आसान तरीकाकार जो अंडरस्टैंडेबल हो और अकाउंटेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। वर्किंग का स्टाइल टी अकाउंट क्या है? टी अकाउंट इज द बेस्ट अप्रोच। सबसे आसान अप्रोच, गलतियों से पाक अप्रोच कौन सी है? टी अकाउंट। स्टेटमेंट फॉर्म में गलतियां होती हैं और गलतियां बच्चा लाजमी तौर पे करता है। तो बेस्ट फिर क्या हुआ कि मैं वर्किंग किस पे बना लूं? आई कैप में नहीं है, उसके आंसर स्क्रिप्ट में स्टेटमेंट फॉर्म में मिलेगी, लेकिन हमने क्लास में सोचना है कि हमने कौन सी वर्किंग करनी है। काउ का एक अदद बीडी होना चाहिए। ठीक, कितनी काउ है? हर एक काउ की फेयर वैल्यू कितनी है? 50। किधर लिखी है? 1 जनवरी पर क्या है? 50। वेल डन। लेस कॉस्ट टू सेल करना या नहीं करना? पिछले साल की ईयर एंड के ऊपर किस पे लिखा होगा? काउ को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर लिखा होगा। तो वो क्या, खेती नहीं मचानी, ऐसे लिखना है कि किस पर लिखना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक, क्या आपकी वैल्यूएशन क्या है? स्पेशल स्टैंडर्ड है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर ही चलना है, चाहे साल का शुरू हो चाहे साल का एंड हो। पिछले साल के एंड पर, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या होगा? ओपनिंग होगा। तो पिछले साल के एंड पर तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर किया होगा ना, या किसी और पे मेजर किया होगा? इस पे किया होगा, तो लेस कॉस्ट टू सेल भी तो करो। एक तरीकाकार पहले सिखाया था, इनटू 1 माइनस परसेंटेज लगा दो। दूसरा तरीकाकार क्या है? इसकी टोटल वैल्यू निकाल दो कि फेयर वैल्यू बनती कितनी है। 10,000 बनती है ना, तो 10,000 के ऊपर कितने परसेंट? 6%। 1 लाख। वन लाख में से कॉस्ट टू सेल 1 लाख का 6%, $94,000 का ओपनिंग था। आपने काउ का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर डेबिट किया कितना? 39,480। ये आपने यहाँ पर लिख दिया 39,480 की मजीद काउ आपने खरीदी है। और अब आपने बनाना है सीडी। सीडी में आपकी काउ कितने पर है? कितनी काउ हो गई हैं? 2750, 750 ये 2000, ये टोटल हो गई 2750 काउ। और 31 दिसंबर पर फेयर वैल्यू कितनी है? 61,000। अब शॉर्टकट वाला काम, ताकि दोनों काम रिपीट हो जाएं, दोनों तरीकाकार आपके आ जाएं। यहाँ पर भी क्या लेनी है आपको? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब काउ हमारे पास हो गई है 2750 काउ हैं। हर एक काउ 61,000 की है। इसके ऊपर मैं अब शॉर्टकट लगा दूं तो 1 माइनस 0.06।
यानी 0.94 से मल्टीप्लाई कर दें और एक सीडी बना दें। वन 157,685 बैलेंसिंग कौन सी साइड? यहां पर आएगा। टू 420। अब मुझे ये बताएं, क्या ये हम वर्किंग कर रहे हैं? ये वर्किंग है, ये मेरा आंसर नहीं है। लेकिन क्या एंट्री मिल गई है या नहीं मिली? मिल गई है। क्या इस वर्किंग को बोल दूं कि इसका नाम ए है? इस नाम को यहां पर ले आऊं कि ये मैं ए से वर्किंग करके लेकर आया हूं। 24205। अब मुझे और कुछ भी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, जिस जगह पर काम किया वहां से जोन सी वैल्यू लेकर आनी है वो चुप करके रेफरेंस दे दिया। एंट्री क्या हो जाएगी? बायोलॉजिकल एसेट में काउ डेबिट और फेयर वैल्यू का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा ये क्रेडिट। IAS 41 के लिहाज से एंट्रीज मुकम्मल। जो इसके पास पेपर थे वो भी क्या हो गए? मुकम्मल। ठीक, एक एंट्री पेंडिंग है इसकी बस, वो है IAS 21 के तहत। वो भी करवा दूं या वो फिर देखें? फिर देखेंगे। अभी तो एक एंट्री के पीछे तुम कह रहे थे फिर देखेंगे। चलो, क्या याद करोगे? टाइम क्या हुआ है? 4:02 हो गए हैं। 5 मिनट हो गए हैं यार। अच्छा, सॉल्यूशन जो है उसके अंदर ऑब्वियसली पास पेपर है। पास पेपर में IAS 21 भी क्या है? अप्लाई हो रहा है। वहां पर एक एंट्री मजीद मौजूद है। तो इंशाल्लाह IAS 21 तो जब करेंगे तो तब ये वाली एंट्री भी कर लेंगे। जल्दी है सबको जाने की, बहुत बैग तैयार। ये चीज यार पता नहीं कैसे बच्चे हैं यार। बहुत पढ़ लिया। अब तो वैसे ही 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाना है और 1.5 घंटा तो स्टार्ट होते और एंड होते पता ही नहीं चलना है। 2 घंटे पढ़ना पड़ता है और सर रुकते ही नहीं है। जो शुरू होते हैं पढ़ाना हमेशा तो सर शुरू की क्लासेस आसान होती थी, इस दफा धोखा हो गया। तो सबसे आसान स्टैंडर्ड शुरू किया मैंने। अभी आसान है, ये मुश्किल है। तो अगले सारा पिछले स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हें गाय भैंसे भेड़ बकरियां पढ़ा रहा हूं तुम्हें। सादी सी कहानी। पहले कौन सी चीज आसान होती थी मुझे ये बताओ। FR1 कहां से शुरू किया था? ना करो। अच्छा, मैं तो कभी नहीं कराया शुरू करेक्शन ऑफ एरर। तो मैं तो करेक्शन ऑफ एरर वो तकरीबन एंड पर जाके करवाता हूँ। हर बंदे का अपना अपना तरीका कार है। मेरे नजदीक करेक्शन ऑफ एरर जब सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ लेने हैं उसके बाद उनकी गलतियां ठीक करनी है। वो चूंकि ITA की सारी रिवीजन फिर उसके अंदर हुई होगी। करेक्शन ऑफ एरर में ITA की सारी कहानी हुई होगी और कुछ नहीं। चलें, ये भी ठीक है। हर एक अपना अपना अप्रोच है, ये भी ठीक है। पहले आप अपनी गलतियां दुरुस्त की हैं आपने और फिर आपने आगे बढ़ा, कोई बात नहीं। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सही वाली ओरिजिनल एंट्री सीख रहे हैं।
मज़े की बात है, करेक्शन ऑफ एरर पूरे का पूरा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे भी है। FAR1 पूरे का पूरा FAR2 में टेस्ट हो सकता है 8 मास तक का। नहीं, वो आपकी एक जनरल लॉजिक बन चुकी हुई है कि ओरिजिनल एंट्री ये होनी चाहिए, गलती आपने पढ़नी है, हुई क्या है, और उसको ठीक कर देना। तो अगर गलती आ जाएगी तो ऑब्वियस है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मैंने पहले दिन बताया था मौजूद है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर एक स्टैंडर्ड साथ अटैच हो जाता होता है, कौन सा? IAS 8। लिहाजा FAR1 की बुक को फेंकना नहीं है, किसी को भी डोनेट नहीं करना, ना ही जलाना है। वैसे भी पता कोई नहीं है। लें जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।